किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और हमेशा की तरह आज भी हम कृषि से संबंधित कुछ विषयों पर आपसे बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, कृषि कार्यों और खेती किसानी के साथ साथ अगर आप कृषि से संबंधित दूसरे वैकल्पिक व्यवसायों, पशुपालन जैसे अगर अपनाएं तो और भी अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और ये सब आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज हमको बताएंगे डॉक्टर रूपेश जैन जी, जो कि वैज्ञानिक हैं पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र दतिया से। मैं डॉक्टर रूपेश जैन, वैज्ञानिक पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, कृषि विज्ञान केंद्र दतिया। आप लोग देख रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दतिया में किसानों के लिए हमने कई प्रदर्शन इकाइयाँ लगाई हुई हैं, जिसमें से एक प्रदर्शन इकाई है बकरी पालन की, दूसरी प्रदर्शन इकाई है मुर्गी पालन की और तीसरी प्रदर्शन इकाई है हाइड्रोपोनिक्स हरा चारा उत्पादन की। जहाँ तक बकरी पालन का प्रश्न है, निश्चित रूप से बकरी पालन हमारे किसान भाइयों के लिए एक किसानों की आमदनी दुगना करने में मील का पत्थर साबित होता है और हमारे दतिया ज़िले में बकरी पालन की बहुत डिमांड है। हम लोगों ने बकरी पालन में जो यूनिट एस्टेब्लिश की है कृषि विज्ञान केंद्र दतिया में, उसमें मुख्य रूप से तो हमने दो ही नस्लों को प्राथमिकता दी है। पहली नस्ल है जमुनापारी और दूसरी नस्ल है बारबरी। ये दोनों ही नस्लें दूध उत्पादन के लिए और उसके साथ साथ इनमें बच्चे देने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हम लोग किसानों को इन दोनों नस्लों को पालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और धीरे धीरे हमारे दतिया ज़िले में इन दोनों ही नस्लों का क्रेज भी किसानों के बीच में बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे जमुनापारी नस्ल को तो इसकी हाइट थोड़ी ऊंची होती है और इसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता लगभग एक बार में 2 बच्चे इससे आसानी से मिल जाते हैं। दूध उत्पादन लगभग इसका 1 लीटर प्रतिदिन की दर से होता है। जहाँ तक बारबरी नस्ल का सवाल है, बारबरी नस्ल में बच्चे देने की क्षमता ज़्यादा होती है। एक बार में 2 बच्चे या 3 बच्चे भी इसमें पैदा करने की क्षमता होती है। इसके साथ साथ बारबरी नस्ल का दूध उत्पादन भी अच्छा होता है। 1 सवा या 1.5 लीटर तक दूध इससे हमें प्रतिदिन बारबरी नस्ल से प्राप्त हो जाता है। तो चूँकि बारबरी और जमुनापारी दोनों ही नस्लों में बच्चे पैदा करने की क्षमता भी ज़्यादा है और दूध उत्पादन भी अच्छा है, इसलिए हम इन दोनों ही नस्लों को किसानों के बीच में ज़्यादा पॉपुलराइज भी कर रहे हैं और हमारे दतिया ज़िले में कई किसान हैं जो इन दोनों ही नस्लों को यूज़ कर रहे हैं अपनी देसी नस्लों को अपग्रेड करने में। और कई किसानों ने अपने यहाँ हमारे यहाँ से जमुनापारी और बारबरी नस्ल के बकरे लेके अपने यहाँ देसी नस्ल में सुधार किया है और अपनी देसी नस्लों को अपग्रेड किया है। बकरी पालन में जहाँ तक प्रबंधन की बात है तो आप हमारे केंद्र पर भी देख रहे होंगे, हम लोगों ने एक छोटा सा शेड बनाया हुआ है बकरी पालन के लिए। चूँकि हमारे यहाँ 2 नस्लें हैं तो दोनों नस्लों की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हमने उसी शेड में 2 पार्टीशन किए हैं, जिसमें हमने एक में जमुनापारी को रखा हुआ है और दूसरे में बारबरी को। तो जब भी किसान भाई 2 या 2 से अधिक नस्ल पालते हैं तो उन नस्लों की शुद्धता बनाए रखना हमारे किसानों की प्राथमिकता होना चाहिए और उसके लिए उनको अलग अलग आवास अलग अलग नस्ल के हिसाब से उपलब्ध कराना चाहिए। जहाँ तक बकरी पालन का आहार प्रबंधन का सवाल है, निश्चित रूप से जो बारबरी नस्ल है ये एकमात्र ऐसी नस्ल है जिसको हम अपने घर में जैसे हम गाय भैंस पालते हैं वैसे ही बारबरी नस्ल को अपने घर में शेड बनाकर आसानी से पाला जा सकता है। और जो सीजनल फॉडर होते हैं जैसे बरसीम है, लूसन है, मक्का ज्वार बाजरा है या नेपियर घास है, इन फॉडर पर हम बारबरी नस्ल को आसानी से पाल सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो लोग किसानों के बीच में भ्रांति बनी हुई है कि बकरियों के लिए जब तक जंगल नहीं होगा, चरने के लिए जगह नहीं होगी, तब तक हम बकरी पालन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये जो 2 नस्लें मैंने आपको बताया है इसको आप अपने घर में बाड़ा बना के और उनके लिए उचित आवास दे के उनको आसानी से अपने घर में भी पाल सकते हैं। तो ये सीजनल फॉडर के अलावा बकरियों को कुछ मात्रा में प्रतिदिन संतुलित आहार यानी दाने की भी आवश्यकता होती है। तो लगभग 200 से 250 ग्राम प्रतिदिन संतुलित दाना जैसे कंसंट्रेट फीड कहा जाता है वो प्रतिदिन की दर से मुर्गियों को उपलब्ध कराना आवश्यक है, जिससे कि उनका प्रजनन सुचारू रूप से चले, उनका वजन सुचारू रूप से बढ़े और उनका दूध उत्पादन भी हमें मैक्सिमम प्राप्त हो। कृषि विज्ञान केंद्र दतिया में साल भर प्रशिक्षण चलते रहते हैं। हम लोग यहाँ बकरी पालन, मुर्गी पालन और डेयरी पालन इन सभी विषयों पर हमारे रोजगारोन्मुखी जो युवा रहते हैं गांव में, जो व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित रहते हैं, हम उन लोगों को प्रोत्साहन भी करते हैं इन सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर कि वो कृषि विज्ञान केंद्र पर आएँ और हम लोग उनको प्रशिक्षण भी देते हैं 3 दिन का, 5 दिन का।
प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। और यदि कोई परियोजना बाहर से आती है, जैसे हमारे यहाँ एक परियोजना चल रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत हम 200 घंटे का मुर्गी पालन का प्रशिक्षण अपने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कराते हैं। और आज कई किसानों ने, दतिया जिले के कई किसानों हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लेके ये तीनों ही व्यवसाय, चाहे बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, इन सबको एक व्यवसाय के रूप में एक स्टार्टअप दिया है। और एक बहुत अच्छा काम हमारे किसान हमारे दतिया जिले में इन तीनों ही व्यवसायों को लेके कर रहे हैं। कि मेन व्यवसाय हम कोई भी शुरू करें, चाहे पशुपालन में या किसी भी दूसरे सेक्टर में, उसमें रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। तो जब मैंने आपको बकरी पालन का बताया, तो बकरी पालन में हम किसानों को बताते हैं कि अगर केवल नस्ल सुधार आपको करना है अपनी देसी नस्लों में, तो उसके लिए आपको केवल अच्छी नस्ल का बकरे की आवश्यकता है। तो वो हम अपने यहाँ केंद्र से जहाँ तक प्रयास होता है हम किसानों को उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि किसी को व्यावसायिक रूप से बकरी पालन का काम शुरू करना है, तो हम उनको एक पर्टिकुलर संस्थान बताते हैं, जैसे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है मथुरा में, वो लोग भी बकरे और बकरियां इन दोनों ही नस्लों की उपलब्ध कराते हैं। और इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने भी अपने गोटरी ब्रीडिंग फार्म जगह जगह बनाए हुए हैं, हम वहाँ से भी नस्लों को उपलब्ध, वहाँ से भी नस्लें उपलब्ध हो जाती हैं। इसके साथ साथ मैं एक और बताऊँ, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक नई नस्ल अभी तैयार की हुई है, जो ग्रासलैंड है हमारा इंडियन ग्रासलैंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में, वहाँ एक बुंदेलखंडी नस्ल की बकरी तैयार की गई है। उसका भी जो पैरामीटर है, परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा है हमारे बुंदेलखंड के हिसाब से। उसका बॉडी वेट भी बहुत अच्छा, करीब 35 से 40 केजी मेल का, और फीमेल का 30 से 35 केजी आ जाता है। तो वो भी हम लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलराइज हम लोग कर रहे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। और उसके जहाँ तक बकरे हैं, वो हमने किसानों को नस्ल सुधार के लिए कुछ उपलब्ध भी कराए हैं योजना में। और इसके साथ साथ जब किसानों को ज़्यादा डिमांड रहती है तो हम ग्रासलैंड से उसे उपलब्ध भी कराते हैं। मैं किसानों को, जो खासकर युवा हैं जो रोजगार की तलाश में, मैं उनको यही एक बात बताना चाहूँगा, संदेश भी देना चाहूँगा कि हम लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, जबकि रोजगार उनके गांव में ही उपलब्ध है। ये जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं, चाहे बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, इनको यदि वो एक वैज्ञानिक तरीके से और एक पर्टिकुलर प्रशिक्षण लेके, कि क्योंकि ये हाईली टेक्निकल काम है, इसको हम लोग बरसों से हमारे किसान करते आ रहे हैं, पर हम वो क्यों फेल हैं, क्योंकि वो तकनीकी रूप से उस काम को नहीं कर रहे। जब वो उसमें तकनीकी लगाएंगे और जो वैज्ञानिक बता रहे हैं उस तरह से अगर वो इस काम को करेंगे, तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा होगा। और हम अपने प्रशिक्षणों में, हम जब किसानों के यहाँ जाते हैं वहाँ पे भी हम ये सब तकनीकी ज्ञान किसानों को देते हैं। और यही कारण है कि आज दतिया जिले में इतने किसान बकरी पालन के रूप में आगे बढ़े हैं या मुर्गी पालन के रूप में आगे बढ़े हैं। और यही वजह भी है कि हमने अपने केंद्र पर भी सारी जो यूनिटें हैं वो किसानों के लिए उपलब्ध कराई हैं और डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट के तौर पर किसानों के लिए लगवाई हैं। हाँ जी, आप ये मैं आप लोगों किसान भाइयों को चैनल के माध्यम से बता दूं कि जहाँ तक तकनीकी ज्ञान का सवाल है, उसके लिए तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल कृषि विज्ञान केंद्र में अगर हमसे भी वो मिल लेते हैं तो तकनीकी ज्ञान उनको पूरा मिल जाता है। और यदि काम शुरू करने के लिए, देखिए हम सब लोग जानते हैं पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और अगर उन्हें कुछ योजनाएँ, अगर सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिल जाता है तो किसानों को थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। तो अभी पशुपालन विभाग की एक योजना भी है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में योजना चल रही है, और पर्टिकुलर बकरी पालन में थोड़ा सा अच्छा उसका स्वरूप निकल के आया है। और उसी योजना के अंतर्गत कई किसान भी आगे बढ़े हैं स्वरोजगार में, बकरी पालन के क्षेत्र में। तो उस योजना में ये है कि 500 बकरियों के लिए, और उसको अब रिड्यूस करके 400, 300, 200, 100 बकरियों के लिए एक DPR बनती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। तो उस बेस पर पशुपालन विभाग में इसके लिए योजना है और उसमें कुछ अनुदान भी है। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जो लोग बकरी पालन में एक स्वरोजगार के रूप में, छोटे स्वरोजगार के रूप में आगे आना चाहते हैं, तो एक बार पशुपालन विभाग से संपर्क कर कि क्या योजना है, उस योजना का पूरा डिटेल लेके और ऑनलाइन अप्लाई करके, और उसके बाद बैंक से कोरिलेट करके उनको फाइनेंशियल भी हेल्प हो जाएगी। तो इसमें सभी का रोल है, बैंक का भी रोल है, पशुपालन विभाग का भी रोल है, और कृषि विज्ञान केंद्र का तो निश्चित रूप से है ही है स्टार्टअप करने में। और किसान भाइयों, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए
6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और आइए अब बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण के बारे में। और इस क्या है ये, इसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं डॉक्टर अनिल सिंह जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं पौध संरक्षण विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र दतिया से। मैं पौध संरक्षण के कार्य के साथ साथ अपने ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु भी कुछ एक्टिविटीज़ कराता रहता हूं, जिसमें हमारा मशरूम उत्पादन है और मधुमक्खी पालन है। क्योंकि आज की तरफ देखा जाए तो केवल खेती पर आश्रित होकर के किसान अपनी इनकम को डबल नहीं कर सकता है। और जहाँ तक मशरूम उत्पादन है, शहद का उत्पादन है, ये सब ऐसी इकाइयाँ हैं जिसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करके किसान एक अच्छा सा फ़ायदा भी उठा सकता है और अपने फसलों का उत्पादन भी बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले मैं मशरूम की बात करूं तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में मशरूम के 2 प्रशिक्षण अक्टूबर और नवंबर माह में आयोजित किए जाते हैं। इसमें करीब करीब 50 ग्रामीण युवाएँ और हमारी ग्रामीण महिलाएं जो हैं उनको, और ख़ास तौर से स्टूडेंट को भी, जो नए लड़के हैं उनको भी हम अवेयर कराना चाहते हैं। चूँकि हम बुंदेलखंड में हैं, अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो मशरूम का बहुत ज़्यादा अभी ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ है। इसके बारे में लोग कम ही जानते हैं। उनको सिंपल एक ग्रामीण भाषा में कुकुरमुत्ता की तरह उनको समझ में आता है। उनको ये नहीं मालूम अभी कि इसके मतलब कितने पौष्टिक गुण हैं, औषधि गुण हैं। मशरूम में करीब करीब ड्राई मशरूम में देखा जाए तो 30 से 32% करीब करीब हमारी प्रोटीन होती है, जो कि आज के समय पर देखा जाए जो हमारी ग्रामीण माताएं बहनें जो हैं मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, उनको बड़ा लाभ मिल सकता है। जो हम एक सिंपल सा यहाँ पे पहले हम किसानों को ऑयस्टर मशरूम की यहाँ पर ट्रेनिंग देते थे। ऑयस्टर मशरूम प्लोटरस स्पीस के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम देखा जाए सिंपल कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है और ये मान के चलिए कि 40 से 50 दिन के अंदर उनको 2-3 कटाई में एक अच्छा सा मशरूम मिल जाता है, जो कि उनके साप्ताहिक डाइट में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सीधा सीधा लाभ यह है कि आपके जो पोषक तत्व हैं शरीर को पर्याप्त रूप से प्राप्त होंगे। खासतौर से ग्रामीण महिलाओं को हम कभी पहले किसानों को यही कहते हैं कि हम इसका बिजनेस बाद में करें, पहले इसका खुद उपयोग करें। क्योंकि हमारी डाइट में जो हमारी एक तरीके से हमारी महिलाएं ग्रामीण की या पुरुष लोग जो भी हैं जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, एक सस्ते रूप में बहुत अच्छा सा न्यूट्रिशन उनको प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए उनको प्रशिक्षण कराते हैं और फिर इनको बेचने की भी बात करते हैं। कई बार हमारे यहाँ से ताज़ा मशरूम भी लोग ले जाते हैं जिसका अचार है और इसके बाद सूप भी बन जाया करता है। तो कई तरीके के लोग लोकल वे में सब्जी भी बनाते हैं, कई लोग पसंद करते हैं। और कई बार हम इनको जब इनके पास माल अधिक होता है तो इसका ड्राई पाउडर बना लेते हैं, यानी 10 किलो में करीब करीब 1 किलो ड्राई पाउडर हो जाता है, जो 600-700 रुपये किलो के करीब के हिसाब से इनका चला जाता है। तो इस तरीके का ये अपना बिजनेस कर रहे हैं और खाने में दूध के साथ भी पाउडर ले सकते हैं और कई चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता रहता है, सूप में भी इस्तेमाल हो जाता है। तो इस तरीके का पाउडर का इस्तेमाल आजकल डॉक्टर लोग भी हमारे किसानों को एक तरीके से बताते हैं कि हम उन लोग को भी बोलते हैं कि भाई मशरूम का पाउडर आप लीजिए तो जिससे आपको शारीरिक रूप से लाभ होगा। वहीं हम मधुमक्खी पालन के बाद किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, जिसका सीधा उद्देश्य यह है कि किसान अपनी फसल के साथ, हम देखते हैं कि सरसों है, अजवाइन है, नीम है, इनके भली बात और हमारे जितने भी मतलब सब्जियां हैं, फूल वाली जितनी फसलें हैं, इससे मधुमक्खी का शहद हम उत्पादन किया जा सकता है। हमारे मुरैना में एक बड़ी यूनिट है जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिट है। हम अपने आप प्रशिक्षण देते ही हैं, साथ में इनको उन लोगों से भी मिलवाते हैं जो कम दाम पे इनको पेटी इस्तेमाल करते हैं। इवन सरकार के रूप से जैसे उद्यान विभाग है, इनसे इनका संपर्क करा करके इनको उधर से भी लाभ दिलवाते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि मधुमक्खी से न केवल शहद प्राप्त होता है, बाकी फसलों में आप देखते हैं करीब करीब 10 से 15% हमारा उत्पादन भी नॉर्मल रूप से बढ़ जाता है। सरसों जैसे क्षेत्र में 50-60% उत्पादन बढ़ता हुआ देखा गया है। ये पर
परागण की क्रिया को बड़ा अच्छा से मधुमक्खी निभाती हैं, जिससे कि हमारे उत्पादन में बड़ा लाभ होता है। तो जहाँ तक कि शहद की बात हम करें तो शहद हम जानते हैं आज कल से ही शहद हमारा सबसे खाने का सबसे मतलब अच्छा भोज्य पदार्थ है जो कभी ख़राब नहीं होता है। इसके आप पोषक तत्वों को तो सब जानते ही हैं। औषधि तत्वों में आजकल जो भी आयुर्वेदिक दवा बनती है सब में शहद का इस्तेमाल होता है। हमारा किसान 80 से 90 रुपये रॉ जो है वो करीब करीब नॉर्मल मतलब आदमी बेच सकता है, और अगर ठीक ठाक अगर थोड़ा ठीक ठाक उसकी पैकिंग वैकिंग करे तो 180 से 190 रुपये उसकी पैकिंग करके उसको बेच सकता है, जिसको ये लोग रिफाइंड करके अच्छा करके, जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना में देखा जाए तो 300 रुपये पर किलो मिल रहा है। और वहीं जब डाबर आबर की बात करते हैं और ऊपर जब देखते हैं बड़ी कंपनियों में तो वो 500 रुपये 550 रुपये के करीब करीब रेट हो जाता है। तो शहद उत्पादन न केवल स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, हमारी फसलों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हमारा जो कार्य है कृषि विज्ञान केंद्र का न केवल प्रशिक्षण देना है, किसानों के क्षेत्र पर जा करके उनकी यूनिट को डेवलप करना, रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग करना कि मशरूम में कोई रोग नहीं लग रहा हो या किस तरीके से वो स्थापित करें, शहद की पेटी कैसे रखें, अगर खाना नहीं मिल रहा है तो मधुमक्खियों को किस तरीके से खाना दिया जाए, या कोई उसमें माइट लग रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई कीट की प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे दूर किया जाए। इसके लिए हम रेगुलर हम यहाँ से जाते रहते हैं, वैज्ञानिक हमारे सब लोग हम लोग पहुँचते हैं, और जब भी फ़ोन हम उनके टच में रहते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं विज्ञापन के माध्यम से या व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से या उनको बुला करके यूट्यूब में कुछ अच्छी स्टोरी है या हमारी बनाई स्टोरी, इनके माध्यम से उनको हम हमेशा प्रोत्साहन का कार्य कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा निरंतर किया जा रहा है और किया जाता आगे भी रहेगा। देखिए, हम कोई भी चीज़ आती है, हम जैसे एक सिंपल हम बात करें, चाहे वो टमाटर की खेती क्यों ना हो या आलू खेती क्यों ना हो, सबसे पहले काम हमारी चीज़ को तब पसंद किया जाएगा जब हमारा चीज़ साफ़ सुथरी होगी और ग्रेडिंग प्रॉपर तरीके से होगी, ग्रेडिंग के बाद पैकिंग प्रॉपर से होगी। तो अब हमने लास्ट ईयर से बटन मशरूम का काम किया है, क्योंकि झांसी और ग्वालियर हमारे यहाँ पास के 2 बड़े शहर हैं और इसमें बटन मशरूम की धीमे धीमे मांग बढ़ती जा रही है। तो हमने इनको केसिन उपलब्ध कराई है और बटन मशरूम का बीज उपलब्ध हो जाता है। इससे कि ये बात मान के चलिए, अगर 100-150 रुपये के खर्च करते हैं, 150 रुपये, तो 2 से 2.5 किलो पर बकेट ये लोग निकाल लिया करते हैं पैकेट से। तो मिनिमम 150 रुपये किलो बटन मशरूम आराम से इनका बिक जाया करता है। और लोकल मार्केट में अभी बहुत बड़ा उत्पादन नहीं है, तो जितना ये पैदा करते हैं इतना लोकल मार्केट पे लोग खरीद लिया करते हैं, और ग्वालियर और झांसी में इसकी काफ़ी अच्छी मांग भी है। आज की तारीख पर देखा जाए तो 200 ग्राम का एक पैकेट 60 रुपये का मार्केट में मिल रहा है। तो इस तरीके देखा जाए 300 रुपये किलो हुआ करीब करीब, और उस समय ये 150 रुपये का सीज़न में आराम से इनका चला जाता है और फ्रेश मशरूम रहता है। हम ही लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और हम लोग को देखते देखते अब किसान भी इस्तेमाल करने लगे हैं। ख़ास तौर से वो उनका विकल्प बनते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, तो वो उनके लिए उनका प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स प्राप्त होता है, तो उसका एक बहुत अच्छा विकल्प है। मैं ना सिर्फ दतिया के किसानों को बल्कि आपके माध्यम से पूरे देश के किसानों को बताना चाहता हूं कि इस समय देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में खुले हुए हैं, और हर जिले में आपको करीब 6 वैज्ञानिक आपको और 3 उसके तकनीक सहायक आपको, मतलब टोटल 9 की टीम है, और उसमें कोई ना कोई प्लांट प्रोडक्शन का भी होगा, कोई मधुमक्खी का भी होगा। हम हमेशा अपने कृषि विज्ञान जो भी नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र हो उससे संपर्क करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही तकनीकों को आपके बीच में ले जाना है। और इसके अलावा हमारे सेंटर भी हैं, जैसे आसपास बड़े सेंटर भी बनाए स्थापित गवर्नमेंट द्वारा किए गए हैं, वहाँ पर जाएं। ICR के सेंटर हैं, SAU मतलब स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के भी सेंटर हैं। तो आज की तारीख पे अगर आपको ज्ञान लेना है युवाओं को, तो हर जगह नज़दीकी अगर देखा जाए तो औसत निकाला जाए तो 15 से 20 किलोमीटर में आपका कोई ना कोई सेंटर आपका जो ऐसा है जो आपको जानकारी दे देगा। इसके माध्यम से अब आजकल व्हाट्सएप पे और किसान सारथी कई ऐप्स भी चल रही हैं, जिनके माध्यम से मतलब हम किसानों के बहुत ही नज़दीक पहुँच गए हैं। तो हमारा किसानों से यही है, युवाओं से कहना यह है कि नौकरी की तरफ जाएँ, पर केवल नौकरी की तरफ मत जाएँ, खेती मत छोड़ें, क्योंकि आने वाला भविष्य आप देखते हैं कि जब कोरोना काल आया था तो एक जगह नौकरी लोगों की छूट रही थी, और ये कृषि ही ऐसा एक सशक्त माध्यम था जिन्होंने हमारे देश को आज भी और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखा है। और किसान भाइयों, अब समय हो चला है आज के कृषि समाचारों का, यानी कि देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। पूरे ग्रह को बचा रहे हैं किसान,
सोलर लाइट ट्रैप का बढ़ा उपयोग, बांस रोपण के लिए अनुदान, लंपी रोग से रहें सतर्क और घर में आसानी से उगाएं सब्जियां। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत की समृद्ध कृषि जैव विविधता वैश्विक समुदाय के लिए एक खजाना रही है। हमारे किसानों ने कड़ी मेहनत व उद्यम पूर्वक पौधों की स्थानीय किस्मों का संरक्षण किया है। जैव विविधता को संरक्षित व पोषित करके किसान बिरादरी न केवल मानवता को बल्कि पूरे ग्रह को बचा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र विशेष की फसलों की किस्में समाज व संस्कृति से गहराई से जुड़ी होती हैं। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं। श्रीमती मुर्मू किसानों के अधिकारों पर नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक संगोष्ठी में बोल रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि सभ्यता की शुरुआत से ही हमारे किसान ही असली इंजीनियर व वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने मानवता के लाभ के लिए प्रकृति की ऊर्जा व उदारता का उपयोग किया है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि कृषि जैव विविधता संरक्षण सिर्फ कर्तव्य नहीं है बल्कि इकोसिस्टम के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारी समृद्ध कृषि विरासत किसानों के प्रयासों के कारण फली फूली है, जिन्होंने कई पौधों की किस्मों का पोषण व विकास किया है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने पौधा किस्मों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। संगोष्ठी में 80 से अधिक देशों के प्रख्यात वैज्ञानिकों, किसानों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने अन्य किसानों के साथ ही प्रदेश के डिंडोरी की कृषक लहरी बाई को श्री अन्न प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वर्ष 2021-22 का पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान प्रदान किया। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने श्रीमती लहरी बाई की अभूतपूर्व उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मिलेट्स संरक्षण के लिए किसान लहरी बाई द्वारा अद्भुत कार्य किया गया है। उनके कार्य की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रसिद्ध रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कर चुके हैं। फसल में कीट नियंत्रण करना किसानों की बड़ी समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन द्वारा किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सोलर लाइट ट्रैप उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके प्रयोग से फसलों को कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। सोलर लाइट ट्रैप के फायदों को देखते हुए यह किसानों के बीच खूब लोकप्रिय हो रहा है। सोलर लाइट ट्रैप खेत में एक स्थान पर रखा जाता है। इस यंत्र में अल्ट्रा वायलेट लाइट लगी रहती है। दिन में सूर्य के प्रकाश में पैनल द्वारा ऊर्जा एकत्रित होती है और अंधेरा होने पर सेंसर के कारण यंत्र में लाइट चालू हो जाती है, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ट्रैप में कीटों के आने के बाद कीट नीचे लगी जाली में फंस जाते हैं। इस प्रकार खेत में किसानों को तना छेदक तितली और अन्य कीटों से फसलों को बचाने में मदद मिलती है। किसान खेतों में इस यंत्र को बांस के सहारे खड़ा करते हैं। एक कृषि यंत्र 3 से 5 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। किसानों को यह यंत्र 2500 से 3500 रुपए की कीमत तक बाजार में उपलब्ध होगा। किसानों को सरकार की ओर से प्रति हेक्टेयर 500 रुपए अनुदान राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। कृषि क्षेत्र में किसानों के माध्यम से बांस रोपण को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। बांस मिशन के माध्यम से कृषि आय के पूरक के लिए गैर वन सरकारी और निजी भूमि में बांस के वृक्षारोपण के तहत क्षेत्र में वृद्धि करना और जलवायु परिवर्तन के लचीलेपन में योगदान देना है। किसानों को इससे अतिरिक्त आय भी होती है। लगभग 20,000 किसानों को करीब 4,034 लाख रुपए का अनुदान वितरित किया गया। प्रदेश में 14,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बांस का रोपण किया गया है। वन विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस संदर्भ में नगर वन और नगर वाटिकाएं बनाने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश में भी पशुओं में लंपी बीमारी का प्रकोप पिछले कई दिनों से चल रहा है। प्रदेश में 33 जिले इस रोग से प्रभावित हैं, जिनमें से सिर्फ 20 जिलों में अभी तक इस रोग की प्रयोगशाला से पुष्टि हुई है। वहीं कुछ पशुओं की मृत्यु भी इस रोग से हो चुकी है। सरकार द्वारा सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संचालक ने बताया कि विभाग द्वारा 9 सितंबर तक कुल 26,50,000 पशुओं में टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही बीमार पशुओं का सतत उपचार किया जा रहा है। पशुपालक अतिरिक्त सतर्कता बरतकर पशुओं को इस रोग से बचा सकते हैं। रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। फार्म में कीटों की संख्या पर काबू करने के उपाय करने चाहिए। मुख्यतः मच्छर, मक्खी, पिस्सू एवं चिंचड़ी का उचित प्रबंध करना चाहिए। पशुओं में रोग का कोई भी लक्षण दिखने पर जल्द पशु चिकित्सक की मदद लेनी चाहिए।
यदि आपको बागवानी का शौक है तो आसानी से घर पर ही ताज़ी हरी और ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई जा सकती हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है। गमलों, ग्रो बैग या पुराने कंटेनर में आसानी से सब्जियां उग जाती हैं। पत्तेदार सब्जियां हर्ब्स ही नहीं बल्कि टमाटर, मूली, गाजर भी बड़े से कंटेनर में उगाए जा सकते हैं। बेलदार सब्जियां जैसे लौकी, खीरा, सेम, करेला आदि थोड़ी सी जगह में ही ढेर सारे फल देती हैं। अदरक, अरबी और हल्दी जैसी सब्जियों को किसी भी गमले में उगाया जा सकता है। कम खर्चे और थोड़ी सी देखभाल में आपकी बगिया खिल उठेगी और आपको मिलेंगी ताज़ी हरी सब्जियां। तो चलिए किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमने बात की पशुपालन जैसे स्वरोजगार के बारे में, साथ ही हमने जाना कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण के बारे में। अगले सप्ताह फिर कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।